नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ कि क्राइम स्टोरी में। जी हाँ, ये क्राइम स्टोरी है और ये जो कहानी है ये बहुत दूर की नहीं, लखनऊ की है, अपने ही देश की कहानी है। और ये कहानी तब शुरू हुई थी जब कोविड काल था। जी हाँ, 2020 की ये कहानी है और इसमें इन्वॉल्वमेंट है एक बहुत बड़े नेशनल लेवल के शूटिंग प्लेयर का। किस तरह से चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न हुई, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये हमारा चैनल फिर क्या हुआ क्राइम एंड हॉरर जो चैनल है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच। ये चैनल लाने का उद्देश्य ये है ना कि हम लोगों में एक कंसर्न रेज़ करना चाहते हैं, कंसर्न जगाना चाहते हैं कि किस तरह से अगर आपके साथ कल के दिन इससे जुड़े कोई भी घटनाएँ हों, तो आप अपने आप को सचेत रख सकें। हमारा उद्देश्य यही है। आइए इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और याद से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत कमी है एंड मैं 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट मुझे, और मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी मेरे एक अच्छे लेवल अचीव हो सब्सक्राइबर्स का। तो फिलहाल ज़्यादा देरी नहीं करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी जो है ये 2020 की है, जिस समय कोविड का टाइम था और भारत में कोविड अपने पैर पसार रहा था। लखनऊ में एक वीआईपी एरिया है, वहाँ पर एक ऐसी कहानी हुई थी, ऐसी घटना हुई थी, जिसके तार और जिसका इफ़ेक्ट बोल सकते हैं, एक ऐसी घटना हुई थी जिसके इफ़ेक्ट से पूरा देश हिल गया था। क्योंकि ये जो कहानी थी, ये जो घटना थी, इसमें डबल मर्डर की कहानी थी। जी हाँ, डबल मर्डर हुए थे, वो भी कहाँ, जो यूपी के सीएम हैं योगी जी, उनके ऑफिस से सिर्फ कुछ ही कदम दूर रेलवे क्वार्टर्स थे। वहाँ एक रेलवे के बड़े अधिकारी थे, उनके घर की ये घटना है। ये मामला इतना वीआईपी था और पुलिस वालों की मुस्तैदी बोल सकते हैं। इतने मुस्तैद पुलिस वाले थे कि उन्होंने सिर्फ 4 घंटे के अंदर-अंदर ये मामला सॉल्व कर लिया था। लेकिन फिर भी एट द एंड कुछ चीज़ें उलझी हुई रह गई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो केस है, ये आगे चल के एक बाप-बेटी के पवित्र जो रिश्ता होता है, उसको कलंकित करने की कगार तक पहुँच गया था। तो चलिए इस कहानी के बारे में जानते हैं, इस घटना के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, किसकी हत्या हुई थी, किस तरह से हुई थी और कहानी की जाँच जो हुई, उसको सिलसिलेवार मतलब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये जो कहानी है, ये है लखनऊ की। लखनऊ की जो रेलवे क्वार्टर्स हैं, विवेकानंद मार्ग में पड़ते हैं ये, जो कि बंगला नंबर 9 है। एक आरडी वाजपेयी करके रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे, ये उनकी कहानी है। ये घटना है अगस्त 2020 की। उसमें 1998 बैच के एक बड़े अधिकारी थे आरडी वाजपेयी जी, उनका ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली से लखनऊ में। तो उनको ट्रांसफ़र के बाद ये जो बंगला नंबर 9 है, उन्हें आवंटित किया गया था। जिस समय इनका ट्रांसफ़र हुआ था लखनऊ, ये स्पोक्स पर्सन थे रेलवे विभाग के और उस समय पीयूष गोयल जी रेलवे मंत्री हुआ करते थे। 2020 की घटना है। ये जो घटना है वो ये है 29 अगस्त 2020 की। उस दिन काम के चलते जो आरडी वाजपेयी जी थे, वो दिल्ली में थे। वो अपने बंगले में नहीं थे और बंगले में थी उनकी वाइफ, उनका बेटा और उनकी एक बेटी। उनकी वाइफ का नाम था मालिनी दत्त वाजपेयी, उनके बेटे का नाम था सर्वदत्त वाजपेयी और उनकी एक बिटिया थी जो कि 9th में पढ़ रही थी। उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज़ शी वाज़ अ माइनर एट द टाइम। और जो बेटी थी वो लोरेटो हाई स्कूल में थी, उस समय 9th क्लास में थी और वो प्रोफेशनल शूटिंग जो होता है, शूटिंग मतलब एक स्पोर्ट्स में एक विभाग होता है जिसमें शूट करते हैं, उसमें वो बहुत अच्छी प्लेयर थी। वो इतनी अच्छी प्लेयर थी कि उसने बहुत कम उम्र में बहुत सारे मेडल्स भी जीते हुए थे एंड शी वाज़ ट्राइंग फॉर हायर लेवल्स। और जो बेटा था वो गोमती नगर संस्कृत यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। तो बात ये है 29 अगस्त की और इत्तेफाक से उस दिन आरडी वाजपेयी का जन्मदिन था, लेकिन काम के सिलसिले से ये अपने परिवार के साथ नहीं थे। तो जो इनकी फैमिली वाले थे प्लान करते हैं कि चलो जो पापा का है इनके मतलब आरडी वाजपेयी जो थे, इनका जन्मदिन हम घर पे ही मनाएंगे और शाम को वीडियो कॉल के ज़रिए वो हमारे साथ इस सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। जो सब कुछ प्लान होता है। तो दिन में जो मालिनी जी थी, उनकी पत्नी और सर्वदत्त जो कि बेटा था, ये दोनों अपने-अपने कमरों में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और उनकी बेटी जो थी वो भी अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। अभी
दिन का कुछ 3 बज गए थे। तो हुआ ये कि जो मालिनी के मम्मी-पापा थे, लाइक आर.डी. वाजपेयी के सास-ससुर जो थे, वो इनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी, एक गोमती नगर करके जगह है लखनऊ में, वो इनके घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे रह रहे थे। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही 3 बजे जो लड़की थी, उसने फ़ोन किया अपनी नानी को। नानी को फ़ोन करके ये कहा कि नानी, मम्मी और भैया दोनों उठ नहीं रहे हैं। मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। वो बहुत घबराहट में थी और उसने कहा कि मुझे उनकी कुछ हालत ठीक नहीं लग रही है, आप एक काम करो, आप जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस लेकर के यहाँ पर आ जाओ, आप जल्दी आ जाओ बस। और ये बात बोल के वो फूट-फूट के रोने लग जाती है बेटी उनके नानी के सामने। और ये रोना-गाना देख कर के जो नानी होती हैं, यानी कि मालिनी की माँ होती हैं, वो बहुत परेशान हो जाती हैं। और जैसे ही ये बात वो अपने हस्बैंड को बताती हैं, मालिनी के पापा को बताती हैं, तो दौड़ के फटाफट कुछ ही मिनटों में वो दोनों फटाफट उन लोगों के बंगले नंबर 9 पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो नाना नानी वहाँ पहुंचते हैं, तो लड़की उन्हें देखती है और ज़ोर से देख करके रोने लग जाती है और कांपते हुए हाथों से एक रूम की तरफ इशारा करती है जहाँ पर संभवतः ये घटना हुई थी, उसकी तरफ इशारा करती है और फूट-फूट के रोने लग जाती है। जब ये नाना-नानी दौड़ करके उस रूम के अंदर जाते, दरवाज़ा खोलते हैं, तो देखते हैं जो मंज़र, उसे देख करके इनके पैरों तली धरती हिल जाती है। ये देखते हैं कि अंदर जो मालिनी है और उनका बेटा है सर्वदत्त, दोनों खून से लथपथ पड़े हैं, पूरे फर्श पे खून ही खून है और दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। अब वहाँ पर ना ये घटना होने की वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वो तो जो नाना-नानी है वो देखते हैं कि अंदर बहुत लोग उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मालिनी और सर्वदत्त कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। तो यहाँ पर लोग घबरा करके काम करते, कहते हैं चलो इमरजेंसी सर्विसेज़ को बुलाते हैं। तो 112 नंबर पे फटाफट कॉल किया जाता है और इमरजेंसी सर्विसेज़ आ जाती हैं। एम्बुलेंस तुरंत कुछ ही मिनट में पहुँच जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही ये बात पुलिस वालों तक पहुँचती है कि ऐसा-ऐसा कुछ हुआ है, तो पुलिस वाले भी अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और एक मेडिकल स्टाफ अंदर जहाँ पर ये घटना हुई होती है रूम पे, उन दोनों से पूछताछ करने लग जाती है। अब जो मेडिकल स्टाफ वहाँ पहुँचता है, जाँच करता है और जाँच करने के बाद ये जो मेडिकल स्टाफ होता है, ये वो जो माँ है और बेटा है, दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। और वो लोग ये बताते हैं कि इनके सर पे गोली मारी गई है। अब जैसे ही ये न्यूज़ आस-पड़ोस में फैलती है, अब आप सोचिए कि एक रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी के बेटे के सर पे किसी ने गोली मार दी, उसकी पत्नी की हत्या कर दी, तो ये बात एकदम आग की तरह पूरी पुलिस महकमे में फैल जाती है और वहाँ पर आफ़त मच जाती है। अब होता ये है कि जो वाजपेयी जी थे, ये पीयूष गोयल जी के काफ़ी ख़ास थे और इनके साथ ही काम कर रहे थे। तो इस घटना के बारे में आर.डी. वाजपेयी को भी बताया जाता है। इसी वजह से, क्योंकि वो काफ़ी करीबी थे पीयूष गोयल जी के, इसीलिए पीयूष गोयल जी को भी इस घटना के बारे में पता चल जाता है कि भाई आर.डी. वाजपेयी के घर में ऐसा-ऐसा हुआ है। और पीयूष गोयल जी जो थे वो यूपी में जो अपने योगी बाबा हैं, उनको तुरंत कॉल पे सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ तुरंत जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए इस चीज़ में, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। वो उनसे अनुरोध करते हैं कि इस पे एज़ सून एज़ पॉसिबल जाँच की जाए। अब जैसे कि ये बात दिल्ली और लखनऊ दोनों के बड़े पॉलिटिकल जो रिलेशन होते हैं, वहाँ से प्रेशर आता है। तो इस वजह से जो पुलिस टीम के बहुत बड़े-बड़े नाम, बड़े-बड़े अधिकारी जगह पे पहुँचने लग जाते हैं, जिनमें सबसे पहले पहुँचते हैं डीजीपी एच.सी. अवस्थी और वो अपनी जाँच शुरू कर देते हैं और वो देखते हैं कि घटना के वक़्त इस घर में 4 लोग थे। जी हाँ, 4 लोग। उसमें कौन-कौन? माँ, बेटा, बेटी और एक नौकर। तो जो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर शक जाता है नौकर पे। तो यहाँ पर नौकर से पूछताछ की जाती है कि भाई क्या हुआ बता तू। उसको थोड़ा प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में ये पता चल जाता है, ये एहसास हो जाता है कि नौकर ने वाकई में कुछ नहीं किया है, नौकर निर्दोष है। तो जब पुलिस वाले जांच करते हैं कि भाई कोई बाहर का इंसान तो नहीं आया, लेकिन कहीं भी कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता, जैसे फोर्स किया हुआ ओपन गेट, तोड़ा हुआ गेट, सीसीटीवी, ये सब जांचे जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि नहीं भाई, बाहर से तो कोई नहीं आया था, ये जो हुआ है वो अंदर ही अंदर हुआ है। अब वहाँ पर नौकर तो किसी काम का नहीं था, बिकॉज वो तो साइड लाइन हो गया था। अब यहाँ पर एक ही इंसान था जो इस केस में थोड़ी बहुत पुलिस वालों की मदद कर सकता था, वो थी वो लड़की, उनकी बेटी जो 15 साल की थी। लेकिन वो पुलिस वालों को कुछ भी बोलने से मना कर देती है। वो कहती है कि सबसे पहले मेरे पापा को लेके आओ, मैं उन्हीं के सामने कुछ जो बोलना है अपने पापा के सामने बोलूँगी। और ये जैसे अगस्त 2020 के आसपास की घटना आप लोगों को याद है कि ट्रांसपोर्ट सब रुक गया था, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी।
तो जो आर.डी. वाजपेयी जी थे वो आए, तो कैसे आए, तो आर.डी. वाजपेयी ने क्या किया, ड्राइव करके वो अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव करके दिल्ली से लखनऊ आ जाते हैं, खुद ड्राइव करके आते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की जिद थी कि वो पिता के आने पर ही सब कुछ बताएगी, नहीं तो वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। इसीलिए जो शासन प्रशासन होता है वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप आइए फटाफट, और ये केस जो भी है ये इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल वीवीआईपी केस, लेट्स एंड इट। लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, थोड़ा संयमता के साथ, थोड़ा देख समझ के, हल्की थोड़ा अमाउंट में इन्फॉर्मेशन उस लड़की से निकालने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसके आधार पे उनको भी कुछ चीज़ें क्लीन होती हैं। क्योंकि जब लड़की से हल्की हल्की पूछताछ की जा रही थी, लड़की ना बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, बहुत एब्रप्ट बिहेव कर रही थी, कुछ अजीब से बॉडी जेस्चर कर रही थी। दूसरा, वो घर में भूत प्रेत होने का दावा कर रही थी। और इसी चेकिंग के दौरान, इसी पूछताछ के दौरान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि वो लड़की जो है वो अपने हाथों को बार बार छुपा रही है और दुपट्टे से ढकने की कोशिश कर रही है। इसलिए ढक रही थी वो क्योंकि नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान उसके हाथ जो हैं वो देखे। और पुलिस वाले कहते हैं कि भाई आप दुपट्टा हटाइए, हम क्या छुपा रहे हो आप, हमें देखना है। तो पहले तो मना कर देती है, कहती है मैं नहीं हटाऊंगी। लेकिन कुछ पुलिस वाले होते हैं जो कि उसे प्यार से समझाते हैं और उससे कहते हैं बेटा हटाओ, हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ खड़े हैं। तो उसका विश्वास जीतते हैं। उसके बाद उसका वो दुपट्टा हटाया जाता है। पर जैसे ही वो दुपट्टा हटता है, सब लोग दंग रह जाते हैं देख करके, क्योंकि उसके दोनों हाथों पे 100 के आसपास कट्स लगे थे, छोटे छोटे। और कुछ उनमें से जो घाव थे वो इतने फ्रेश थे, स्पेशली उसके हथेली पे कट था जो इतना फ्रेश था, उसको देख करके लगा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने इस घाव को बनाया है। हथेली भी जो उसके था वो बैंडेज बंधा हुआ था। और जब पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ ये घाव कैसे लगा, तो कुछ भी क्लियर बताने से एकदम साफ मना कर देती है। और वो लड़की पहली बात तो मना कर देती है, उसके बाद बड़ी अजीब सी हरकतें करने लग जाती है और साफ कुछ भी नहीं बता रही होती है। तो फिर इसी आधार पे जब उस लड़की के कमरे की जांच की जाती है, पुलिस वाले जब उस लड़की के रूम में घुसते हैं तो देखते हैं कि उसके रूम में कुछ भूत प्रेत वाली किताबें, कुछ बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं उन्हें। और वो लोग जब बाथरूम की जांच करते हैं तो उन्हें एक मिरर मिलता है जिसके आगे लिखा होता है डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन, डिस्क्वालिफाइड इंसान, और उसके बीचों बीच एक गोली मारी हुई। ये उन्हें बाथरूम में मिलता है पुलिस वालों को। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लड़की थी ये शूटिंग प्लेयर थी, तो इसके पास एक लाइसेंसी गन होती है, वो भी मिलती है। और उस गन को पुलिस वाले अपनी हिरासत में ले लेते हैं। और पुलिस वालों को पता चलता है कि उसी लाइसेंसी गन से 3 गोलियां चलाई गई थी, और घर में भी 3 ही गोली चलने के सबूत मिलते हैं, एक शीशे में और 2 कहाँ वो आप जानते हैं। तो पुलिस वालों को पहले ही जांच में ये पूरा फील होने लग जाता है कि जो दोनों हत्याएं हुई हैं ये किसी और ने नहीं की है, इसी लड़की ने की है, क्योंकि गन भी इसी के पास थी। इसकी गन से 3 गोलियां चली थी, एक शीशे में चली थी और 2 मालिनी और उसके भाई सर्वदत्त दोनों के हेड में। तो ये पुलिस वालों को ये फील हो जाता है कि कंफर्म यही है, इसने की कांड बिठाया है। और यहाँ पर होता क्या है कि पुलिस वाले उस समय कुछ नहीं करते हैं, वेट करते हैं आर.डी. वाजपेयी जी का कि एक बार वो आ जाए। और जैसे ही आर.डी. वाजपेयी वहाँ पहुँचते हैं तो जो बिटिया होती है उनकी, वो आर.डी. वाजपेयी से लिपट करके रोने लग जाती है बहुत जोर जोर से, और ये कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये भूत ने किया है, मैंने नहीं। ये जो लड़की होती है इधर उधर की बातें करके पुलिस वालों को बहुत मिसलीड करने की कोशिश करती है, कभी भूत है, कभी प्रेत है, कभी कुछ है, इस तरह की बातें। लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ा सख्ती दिखाते हैं तो आप जानते हैं पुलिस वालों की सख्ती कैसी होती है। जैसे ही पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है कि यस, आई हैव मर्डर्ड दोज 2 people, माई मदर एंड माई ब्रदर। मैंने ही अपने मम्मी और अपने भाई को मारा है। लेकिन उसके साथ ये ऐड करती है कि ये मैंने तो किया है लेकिन मुझसे करवाया गया है, उस भूत ने करवाया जिसने कहा कि तुझे अपने मम्मी और अपने भाई को मारना होगा। और कहती कि मैं ये बात अपनी मम्मी और भाई को बहुत पहले बता चुकी हूँ कि घर में ऐसा कुछ है, उस भूत के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे सीरियसली नहीं लिया था। अब फाइनली उस भूत ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए कि मैंने ऐसा करना है तो मैंने कर दिया। तो फिर बाद में कन्फेशन में ये आता है कि जैसे ही सोने के लिए आता है, मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि सोने के लिए अपने अपने कमरों में जाते हैं, तो जैसे ही वो अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो वैसे ही जो लड़की थी वो अपनी गन लेकर के आती है, मालिनी के रूम में दाखिल होती है और सीधे अपनी माँ के सर पे गोली फायर करती है। अब क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने कि जो लड़की थी वो प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी,
तो उसका निशाना चूकता नहीं है, वो बराबर सर पे गोली मारती है। और जो उसका भाई था वो मम्मी के पास में बैठ करके आराम कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो बेचारा कुछ समझ पाता, रिएक्ट करता, और मैंने आपको बताया शी वॉज अ वेरी गुड शूटिंग प्लेयर, तो पहले वो जैसे धाड़ से अपनी मम्मी के सर पे गोली मारती है, तुरंत अपने भाई को देखती है, उसके भी सर पे गोली मारती है। दोनों लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। और दोनों को गोली मारने के बाद पास में एक बेडशीट रखी होती है, वो उस बेडशीट को इन दोनों के शरीर के ऊपर उड़ा देती है, ढक देती है उस बेडशीट से इन दोनों को। और फिर वो अपनी नानी को फोन करके, जो मैंने आपको बताया था फोन में क्या 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 कहानी बनाना शुरू कर देती है। और पुलिस वाले इस घटना के 4 घंटे बाद, यानी कि कुछ 7-8 बजे तक, ये खुलासा कर देते हैं कि जो ये हत्या है आर.डी. वाजपेयी की, जो पत्नी और उनके बेटे को मारा गया है गोली, ये किसी और ने नहीं, उन्हीं की नाबालिग 15 वर्षीय बेटी ने ये इस घटना को अंजाम दिया है। और पुलिस वाले उसके साथ में ये भी ऐड करते हैं कि लड़की को देख करके पता चल रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, और वो किसी गहरे डिप्रेशन में है, या कुछ तो उसके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड है। और पुलिस वाले ये भी बताते हैं कि जो लड़की है उसकी दिमागी हालत, उसका मेंटल स्टेट इतना हिला हुआ है बेचारी का कि वो अपने आप को बहुत दिनों से खूब सारे, मैंने आपको बताया था ना उसके हाथ में 100 से ज़्यादा कट्स लगे थे, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस वालों ने अपने बयान में ये भी ऐड किया। और पुलिस वाले उस लड़की से वो रेजर और ब्लेड भी बरामद कर लेते हैं जिसकी यूज करके उसने अपने आप को इतने सारे कट्स लगाए थे और अपने आप को काटा था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कब, जब वाजपेयी जो हैं, आर.डी. वाजपेयी जब आते हैं, पुलिस वालों के सामने बयान देते हैं, और वो अपनी बेटी को अपनी पत्नी और बेटे का कातिल मानने के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी ने नहीं किया है, और वो ये दावा करते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, पक्का किसी बाहरी इंसान ने आकर के इस वारदात को अंजाम दिया है। और इसी के चलते वो ये जो हत्या का आरोप किसी अज्ञात पे डाल करके एक एफआईआर तक रजिस्टर करते हैं। और इसी बीच घर में जो 2 लाशें थी मौजूद, उसको अपने अधीन ले करके पुलिस वाले उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। और लड़की की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने भाई और अपनी मम्मी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाती, वो उल्टा वो अपनी नानी के साथ उनके घर पे रह रही होती है। अब होता यह है कि भाई अंतिम संस्कार तो हो गया, अब क्या किया जाए, तो पुलिस वाले अपनी जांच को और आगे बढ़ाते हैं। तो जांच को आगे बढ़ाने के चलते वो लोग क्या करते हैं, जो लड़की होती है इसे पुलिस वाले हिरासत में अपने ले लेते हैं। तो जो लड़की है इसको 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है, और सबसे पहले इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये जांच के लिए कि भाई इज शी नॉर्मल, इज शी ओके और नॉट। एंड एज एक्सपेक्टेड कि जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो उसे हाइपर डिप्रेस्ड बताते हैं कि ये लड़की जो है ये शी इज हाइपर डिप्रेस्ड और शी इज नॉट फिट, ऐसा बोलते हैं। और उस पे सबसे पहले जुवेनाइल जो बोर्ड होता है 18 साल से जो नीचे होते हैं उन पे जुवेनाइल कोर्ट बैठती है, तो उसे उस कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। अच्छा, कोर्ट के सामने जो आर.डी. वाजपेयी होते हैं वो ये कहते हैं कि उनकी बेटी की जो मानसिक स्थिति है ये अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने कोर्ट से कि प्लीज़ आप इसे जेल में रखने की बजाय घर पे रहने की अनुमति दीजिए। और कोर्ट मान भी जाती है, और फिर जो लड़की होती है उसको उसके घर में ही कस्टडी में रखा जाता है, और साथ में सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वाले 24/7 उसके घर के पास में तैनात कर दिए जाते हैं। अब पुलिस वाले भी ना इस केस में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि जो लड़की है जो वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा तफ्तीश नहीं कर पाते हैं। और उसका इलाज शुरू होता है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। कुछ साइकेट्रिस्ट उसका इलाज करने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। और जिस तरह से वो मेंटल डिप्रेस थी, तो कुछ टाइम के बाद उस लड़की को बेल मिल जाती है, और बेल मिलने के कुछ महीनों के बाद जब साइकेट्रिस्ट उसका इलाज कर देते हैं, तो उस लड़की को उसके पापा के साथ दिल्ली भेज दिया जाता है रहने के लिए। भाई समय के साथ साथ कहते हैं जब घाव भी भर जाता है तो ये चीज़ें भी भूल जाती हैं लोग, समाज, पुलिस, सब ये बहुत बड़ा जो केस था भूल जाते हैं। लेकिन इसके ठीक 1 साल के बाद, 1 साल बाद ऐसा कुछ होता है कि आर.डी. वाजपेयी और उनकी जो बेटी है ये बहुत ज़बरदस्त तरह से लोगों के चर्चाओं में फिर से आना शुरू हो जाते हैं। और इस बार इन दोनों की चर्चा में आने की वजह जो थी वो बहुत ही भयानक के साथ साथ शर्मसार कर देने वाली थी। अब जो लड़की सोचिए जिस पे इतना गहरा आरोप लगा है, जो कि मेंटल पेशेंट थी, वो 2013 में थाना अलीगंज लखनऊ में ये एफआईआर करती है अपनी बुआ और अपने पापा के खिलाफ। उसकी बुआ पिंकी तिवारी,
और अपने पापा RD वाजपेयी के खिलाफ ये करती है कि 2013 से उसके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है इन दोनों लोगों के द्वारा। और ये भी कहने लग जाती है कि जब माता और भाई की हत्या हुई थी, उसके बाद जब वो दिल्ली रहने के लिए चले गए थे अपने पापा के साथ, तो उसकी बुआ ने ज़बरदस्ती उसको अपने पिता के कमरे में भेजना शुरू कर दिया था, गलत तरह से। अभी जो लड़की है वो अपनी पिता और बुआ पे इतने गंभीर आरोप लगाती है कि पॉक्सो के तहत दोनों पे जो केस होना होता है, जो वो तो होता ही होता है, इसके अलावा उन पे छेड़खानी और जो यौन उत्पीड़न का जो मामला होता है उसके तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। अब भाई एक लड़की ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो जो इसकी बुआ हैं और जो इसके पापा हैं वो स्थानीय अदालत में जाते हैं और अरेस्ट का स्टे ऑर्डर ले आते हैं। अरेस्ट का स्टे ऑर्डर मतलब होता है कि पुलिस वाले चाह कर भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब इस केस के अपडेट में कहा जाए तो कि अदालत ने मान लिया था कि डिप्रेशन के चलते ही उसने अपनी माँ और भाई की हत्या की थी और इसलिए उसे सज़ा तो नहीं हो सकती। और जो केस इस लड़की ने बाद में किया था अलीगंज थाने में, उसके आधार पे इन दोनों को, बुआ और उसके पिता को, आरोपी बना करके चार्जशीट दायर कर देती है पुलिस इन दोनों पे। एंड आई होप कि ये जो इसका है फैसला ये जल्दी से जल्दी हो। और कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना कि आप कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होगा। ऊपर से हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम, सॉरी टू से, बट रियली आई थिंक ये बहुत स्लो है, बहुत इसमें लूपहोल्स बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल खैर, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इस केस में? क्या सच में एक बाप अपनी डिप्रेस्ड बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? क्योंकि भाई कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। सो आपको लगता है क्या कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, या ये केस उस लड़की ने डिप्रेशन के चलते ही किया, या भी ये भी उसका कोई हेलुसिनेशन था जिसके चलते उसने अपने भाई और अपनी मम्मी का मर्डर किया? सो फिलहाल केस तो चल ही रहा है और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल आज के लिए इस क्राइम स्टोरी को यहीं एंड करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया में मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए लोग ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि डिप्रेशन से जूझना है तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मेडिटेशन, सेल्फ एनालाइज करना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें आप भी कीजिए और बस अपनी जीवन को जितना भी जिएं खुल के जिएं, खुश रह के जिएं। ऐसे के साथ मैं ये वीडियो वाइंड अप करता हूँ। बहुत जल्दी आऊँगा दूसरे वीडियो के साथ, दूसरी क्राइम स्टोरी या तो हॉरर स्टोरी के साथ या किसी पॉडकास्ट के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।